नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में भी अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आपने कल देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दीवार लेखन के साथ ही दिल्ली से जैसे ही शुरुआत की तो मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी कलम और वो लेकर पहुंच गए और दीवार लेखन शुरू कर दिया और एक तरह से मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का संघनाद कर दिया गया है। इस संघनाद के साथ ही अब मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर अपने अपने दावे शुरू हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कौन कैंडिडेट होगा, इस पर विचार मंथन चिंतन शुरू हो चुका है। और मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में राजनीति का एक बड़ा केंद्र है, जिसे हम बुंदेलखंड की राजधानी भी कह सकते हैं, वो है सागर। सागर में भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 चुनाव लगातार जीतती रही है, लेकिन यह भी एक सहयोग है कि तीनों बार वहां ओबीसी से सांसद चुने गए हैं। आपने देखा होगा 2009 में लक्ष्मी नारायण यादव जी जीते, 2009 में भूपेंद्र सिंह जी जीते, 2014 में लक्ष्मण यादव जीते और 2019 में राज बहादुर सिंह जी जीते। इस बार सागर समाज की भी इच्छा है और सागर से एक बायोडाटा भारतीय जनता पार्टी में आया है। बड़ा चर्चा है। सागर के जाने माने जो सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो तमाम सारे लोगों से जुड़े हैं, सामाजिक सरोकारों से जुड़े हैं, कई प्रकल्प चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि सागर में जो भी अनाथ व्यक्ति की यदि मौत होती है और उस पर पैसा नहीं है, गरीब है, तो अंत्येष्टि की जिम्मेदारी अपने सिर पर लेते हैं। लगभग 5000 से ज्यादा ऐसे लोगों की अंत्येष्टि वो अपने ग्रुप के माध्यम से करा चुके हैं सागर में। तो ऐसे मैं आपको नाम बता दूं, इनका नाम है आरडी बड़ौनिया जी। ये जाने माने सागर के जाने माने सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। पिछले 3 पीढ़ी से भारतीय जनता पार्टी संघ और जनसंघ से जुड़े रहे हैं और इन्होंने इस बार लोकसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी कर दी है। हम आज उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आपने ये अचानक भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट की जो दावेदारी की है, इसके पीछे कारण क्या है और ये दावेदारी की है कि नहीं की। क्योंकि मुझे प्रदेश कार्यालय से पता चला कि इस बार बड़ौनिया जी टिकट मांग रहे हैं। बड़ौनिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुना है कि आपने अपना बायोडाटा भी भेजा है और भारतीय जनता पार्टी के से आप टिकट मांग रहे हैं। जी धन्यवाद जैन साहब, आपने ये सब जानकारी दी मेरे बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाँ, मैंने अपनी जो बायोडाटा है वो प्रदेश कार्यालय के लिए दिया है। और रही बात के भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी क्यों कर रहे हैं, तो चूंकि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और जो मैं प्रैक्टिस करता हूं वो सेंट्रल नियमों की ज़्यादा होती है, जैसे इनकम टैक्स हुआ, जीएसटी हुआ और भी जो लेबर लॉज हुए, जो बहुत सारे जो भी कानून होते हैं वो सब सेंट्रल लेवल के होते हैं। तो जो मेरी व्यक्तिगत समझ है वो केंद्र के नियमों की, कानूनों की ज़्यादा समझ है। और जो संसद में जो कार्य किए जाते हैं, एक जो विधायी संस्था होती है जहां बहुत कानून बनाए जाते हैं, तो मुझे लगता है कुछ केंद्र में जो पॉलिसी बनती है उसमें मैं अपना योगदान दे पाऊं और कुछ जो भी सरकार के लिए अपनी सेवाएं दे पाऊं और जो मैंने अपना अनुभव लिया उस व्यक्तिगत अनुभवों का पार्टी के लिए और सरकार के लिए फायदा पहुंचा पाऊं। इस वजह से मैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से सागर लोकसभा क्षेत्र के लिए मैं टिकट की दावेदारी कर रहा हूं। बड़ौनिया जी, एक बात आप समझते हैं कि सागर जो है एक तरह से बड़ा पहले काफी पिछड़ा रहा है। अब तो खैर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 साल से है, काफी काम बहुत हुए हैं बुंदेलखंड में, लेकिन सागर में काफी बड़ी संख्या में मजदूर हैं, गरीब हैं और ओबीसी है, दलित है। दलितों का भी एक बहुत बड़ा समूह वहाँ है। तो आप शायद ब्राह्मण समाज से आते हैं बड़ौनिया जी, किस तरह से आप सर्व समाज में अपनी स्वीकार्यता होगी और भारतीय जनता पार्टी किस आधार पे आपको टिकट देगी? मतलब आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या किया है और इन वर्गों में आप स्वीकार्यता है? जैसा कि अभी आपने अपने दर्शकों के लिए बताया कि हम एक समाज सेवा ऑलरेडी पहले से कर ही रहे हैं। तो अपनत्व सेवा समिति नाम से एनजीओ हम लोग 11 वर्षों से चला रहे हैं। उसमें गरीबों की अंत्येष्टि करते हैं। वो हम लोग कोई जाति या धर्म देख के ये सब नहीं करते हैं। और जो भी मदद बनती है, चाहे गरीबों के लिए खाना पहुंचाना हो, कोविड के समय काम किया हो, गरीबों की अंत्येष्टि करना हो, ये शव यात्रा वाहन पहुंचाने की बात हो, तो हम लोग ये किसी का चेहरा देख के नहीं करते हैं। तो जो हमारी पहुंच है, जो पहचान है, वो हमारी सर्व जो वर्ग होते हैं, सभी धर्म होते हैं, सभी समुदाय होते हैं, उसमें हमारी पहुंच है। इसके साथ में जो चूंकि मैं सागर जिले में बैठकर प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो पूरे सागर जिले से हमारे पास जो ग्राहक आते हैं, जो कस्टमर रहते हैं, तो उनके माध्यम से हमारी गांव-गांव तक और कस्बों तक पहचान है। तो एक हमारे पास उसका एक प्लस पॉइंट है कि ऐसा नहीं है कि मुझे कोई जानता नहीं है, पहले से ही बहुत सारे लोग जानते हैं, तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करता हूं। और सामाजिक पहचान होना, सक्रिय होना एक बात है और पब्लिक के बीच में जनाधार होना एक दूसरी बात है। ये जो चुनाव होगा वो जनाधार का चुनाव होगा, आपको पब्लिक के बीच में जाना होगा।
यदि भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देती है तो आरडी वरोणिया कौन है ये किसी को पूछना नहीं पड़ा है, बच्चा बच्चा जानता हो, इस तरह की स्थिति है सागर में अभी? बच्चा बच्चा जानने वाली स्थिति तो नहीं कह सकते हैं कि सब लोग जानते हैं, लेकिन जो भी एक एक्टिव व्यक्ति होता है, जो थोड़ा समाज में अपना थोड़ा जानकार व्यक्ति होता है, वो मुझे लगता है वो मेरे बारे में जरूर जानता है, क्योंकि मैं इस प्रकार से समाज सेवा करता रहता हूं। अभी इसके पहले ही आपने पूछा था कि यदि सागर चूंकि पिछला क्षेत्र है, आप ऐसा क्या करेंगे, आपके दिमाग में क्या विजन है, उस बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि सागर मानता हूं कि पिछड़ा है अभी, लेकिन अपने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है। तो कुछ मुझे लगता है इंडस्ट्री बहुत पीछे है सागर में, और मुझे लगता है कि इंडस्ट्री के बारे में मुझे बहुत कुछ ज्ञान है, वो इंडस्ट्री की कमियां मालूम है, व्यापारियों की, व्यवसायियों की, सबकी समस्याएं मुझे मालूम है। मैं उनके ऊपर काम करूंगा और वो समस्याएं खत्म करूंगा, और जो सागर में जो इंडस्ट्री जो पीछे है उसको आगे बढ़ाने के सारे प्रयास करूंगा। इसके अलावा सागर हमारा क्या इसका एजुकेशन का हब माना जाता है, गौर नगरी है, शिक्षा का केंद्र माना जाता है। हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय ही आपको जानकारी होगी, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है। तो उसके संबंध में मैं आपको बताना चाहूँ, मेरे दिमाग में है कि मैं सागर में एक IIT इंस्टीट्यूट लाऊंगा, जैसे एक रुड़की हुआ, खड़गपुर हुआ, ये भी कोई बहुत बड़े स्थान नहीं है, सागर या सागर से छोटे स्थान है, लेकिन उधर के किसी नेता ने प्रयास करे होंगे तो उधर ये बड़े बड़े IIT, एम्स जैसे इंस्टीट्यूट आए। तो हम भी प्रयास करेंगे कि हमारी जो शिक्षा नगरी है उसमें IIT भी आए, एम्स भी आए, IIM भी आए, और जो भी जितना बनेगा, तो एजुकेशन की जो हमारे इधर की परंपरा है उसको बहुत अगले पायदान पर और एडवांस लेवल पर ले जाने के लिए हम बहुत सारे प्रयास करेंगे, और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को समझेगी और मुझे ये अवसर प्रदान करेगी। बड़ौने जी, आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी चयन की एक पूरी श्रृंखला है। वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से भी नाम लिया जाता है, वहाँ पर संगठन की ओर से भी नाम आते हैं। उसके बाद में भोपाल में जो नेता बैठते हैं वो भी इस तमाम सारे मुद्दों पर विचार करते हैं। तो जो पैरामीटर्स हैं, क्या संघ में आपकी पकड़ है, संघ आपके लिए सहमत है, भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय संगठन आपके नाम को वहाँ से भेजेगा? तो ये जो जितने पैरामीटर एक प्रत्याशी के लिए बने होते हैं, उन पैरामीटरों को आप पूरा पार करते हैं? पहले मैं संघ के बारे में बताना चाहूँगा। मैं संघ का प्रथम वर्ष शिक्षित हूँ और लगभग 8 साल तक मैं नियमित रूप से शाखा गया हूँ, तो संघ की कार्य पद्धति मुझे बहुत अच्छे से आती है, और संघ से जो भी दायित्व मिले हैं मैंने हमेशा उनको पूरा करने की कोशिश की है। और रही बात बीजेपी की, तो भारतीय जनता पार्टी आजकल जो आज के समय में हम भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति देख रहे हैं कि पढ़े लिखे लोगों को, नए लोगों को आगे बढ़ा रही है, और खासकर जो सुरक्षित सीटें हैं उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कुछ नए चेहरों को आगे लाएगी जो देश के लिए कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक हमने देखा है जो परंपरावादी नेता रहते हैं, जिनकी उस क्षेत्र में पकड़ है, या लंबे समय से विधायक हैं या सांसद हैं, या कोई ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाती थी। लेकिन अभी पिछले हम कुछ 4-6 महीने से देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां बनी हैं वो नए लोगों को आगे बढ़ाने के लिए है, और भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे जो उच्च नेता हैं उन्हें इस बात की अच्छे से समझ है कि कौन सा व्यक्ति किस योग्य है, और वो पार्टी के लिए और देश के लिए और सरकार के लिए क्या कर सकता है। तो मुझे लगता है उन सारे पैमानों पे मैं फिट बैठता हूं, और भारतीय जनता पार्टी मुझे इस चीज़ का अवसर दे। अच्छा, एक चीज और बिल्कुल निश्चित तौर पे जो अभी आपने कहा है, मैं अभी सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा कि हमारे 20 करोड़ सदस्य हैं और एक सदस्य का कहीं से भी नाम बताओ, हम 3 घंटे में बता देंगे उसका पूरा बायोडाटा। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम लोगों पर नजर बनाए हुए रख रही है। एक और बात है कि अब जो जाति की राजनीति जो होती है, आप चाहे लोकसभा देख लें, विधानसभा देख लें, छोटे चुनाव देख लें, तो इसमें आप कहाँ बैठते हैं? क्योंकि आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, और ये बात सही है कि पिछले 3 बार से वहाँ OBC लोकसभा में चुनते आए हैं, और कई लोग जाति के नाम पे टिकट मांगते हैं। ये एक बड़ी बात है, और मैं आपकी तारीफ करूंगा कि आपने जाति के नाम से कम टिकट नहीं मांग रहे हैं, आप अपने काम के नाम पे मांग रहे हैं। तो एक तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जातिगत राजनीति किस तरह की है आपके लोकसभा क्षेत्र में। दूसरा, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी के प्रति क्या मतलब आपने क्या योगदान दिया है जिसके लिए पार्टी आपका चयन करेगी? जी जैन साहब,
पहले तो ये बताऊंगा कि आपने बताया कि जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी नड्डा जी हैं वो सब 3 मिनट के अंदर जानकारी जुटा लेते हैं। मैं तो भगवान से भी प्रार्थना करूंगा कि मेरे बारे में भी जानकारी जुटाई जाए, और मुझे मालूम है कि मैंने ऐसे कोई कार्य नहीं किए हैं, और जो भी कार्य किए हैं कभी हमेशा निष्पक्ष रहते हुए समाज हित के ही करें। चलिए, वो जो जानकारी की बात कर रहे हैं वो अपने कार्यकर्ता के बायोडाटा की बात कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता का क्या योगदान समाज में है, उसका व्यवहार क्या है, वो कितने लोगों से मिलते हैं, पार्टी में कितने समर्पित हैं, ये सारा डाटा उन्होंने कहा कि हमने डाटा एनालिसिस करके रखा है। पूरे देश भर में जितने कार्यकर्ता हैं 3 मिनट में वे उस डाटा के माध्यम से कार्यकर्ता के व्यवहार से लेके हर चीज उनके पास में अपडेट है। ये बात उन्होंने कही है। मेरा कहना वही था जो आप कह रहे थे कि पार्टी अब नए लोगों पर विचार कर रही है, नए लोगों की ओर देख रही है, तो पार्टी ने ये पूरा की पूरा इसको एक साइंटिफिक तरीके से हर कार्यकर्ता की जानकारी को अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल पे, अपने पिन पर रखा हुआ है। तो आपके बारे में भी यदि कोई बायोडाटा आया है तो वो पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय पता लगा लेगा कि बड़ौनिया जी किस तरह का नेचर है, उनने क्या काम किया, वो सारी जानकारी उनके पास है। आपको शायद नहीं पता होगा, उससे ज्यादा जानकारी उनके पास रहती है। खैर, हाँ, आपने सही कहा जनता, वो मैं भी वही बात कर रहा था कि मैं तो चाहूंगा कि मेरे बारे में जानकारी जुटाई जाए, क्योंकि पिछले 20 सालों से मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी सेवाएं दे रहा हूं, जहां भी जरूरत रही हो। खासकर विशेष रूप से चुनाव के समय पर मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में एक्टिव करता हूं, चाहे वो चुनाव प्रबंधन की बात हो, चाहे घर घर जाकर प्रचार करने की बात हो, चाहे नारे बनाने की बात हो, चाहे सोशल मीडिया की बात हो। एक मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के नाते भी मैं भारतीय जनता पार्टी के जो वो अच्छी बातें मैं हमेशा अपनी पोर्टफोलियो में लिखता रहता हूँ। तो ये पार्टी के प्रति मेरा योगदान तो है, और मैं तो चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी मेरे बारे में जानकारी जुटाए, तो यही जानकारी निकल के आएगी। मैंने समय समय पर हमेशा किया, और यहाँ के मेरे परिवार ने भी ये जो भी किया है हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए किया है, और आगे भी मनसा है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहें, तो वो कार्य करते रहेंगे। मैडम, ये एक सवाल ऐसा है जो हो सकता है आपको असहज लगे, हो सकता है आप उसका जवाब न देना चाहें, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि टिकट के लिए स्थानीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर आपने अपने नेताओं से कुछ संपर्क किया है क्या, या किसने आपको आश्वासन दिया है, या आपके लोकल स्थानीय लोगों ने कहा कि नहीं बड़ौनी जी आप आगे बढ़िए, इस बार आपको आना चाहिए, तो इस तरह का कोई माहौल? जनता, आपने सही कहा। मतलब मैंने अपना जो बायोडाटा दिया है मैंने उसमें भी खुल के लिखा है। मेरा नकारात्मक पक्ष जो यही है कि मेरा किसी बड़े नेता से कोई पहचान नहीं है, किसी नेता ने मेरा नाम आगे नहीं बढ़ाया है, और मुझे लगता भी नहीं है कि कोई बड़ा नेता मेरा नाम बढ़ाएगा, क्योंकि मैं एक परंपरागत तरीके से जो राजनीति होती है वो कभी की नहीं है। मैंने हमेशा अपने एक कार्यकर्ता के रूप में अपना सर्वस्व देने की। लेकिन आपने देखा कि इस बार जो मुख्यमंत्री का चयन हुआ है, कोई लॉबिंग काम नहीं आई। जितने लॉबिंग कर रहे थे, दिल्ली दौड़ लगा रहे थे, उन्हें पता भी नहीं था कि पर्ची में किसका नाम निकलेगा। शिवराज जी को भी नहीं पता था कि उन्हें जो पर्ची पढ़नी है उसमें नाम किसका है। तो ये भारतीय जनता पार्टी में नई तरह की भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ लॉबिंग खत्म हो गई, गुटबाजी खत्म हो गई। आप ज्यादा लॉबिंग कराओगे तो फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। और वो वहां बैठ के सारा देख रहे हैं, दिल्ली में बैठ के उनका एंटीना पूरे मध्य प्रदेश, पूरा देश भर में घूमता है और अच्छे कार्यकर्ताओं को खोज के ले आता है। जी, आपने सही कहा। यही सब देख के तो हमारा एक मनोबल बढ़ा हुआ है कि मुझे लगता है कि जिस पैमाने पर भी भारतीय जनता पार्टी चाहती है उस पैमाने को मैं पास करता हूं, तो मुझे बहुत सारा इसमें अपनी सेवा देने का एक अवसर दिखाई दे रहा है, और अच्छा ही बोलते हैं। बड़ा जी, मैंने आपके बायोडाटा में देखा वो पूरी हो गई। बड़ा जी, आप एक काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये मेरे को इतना अच्छा लगा आपका बायोडाटा पढ़ के। आप अंत्येष्टि कराते हैं, जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे जो जिनका निधन हो गया और अंत्येष्टि तक के पैसे जिस परिवार में नहीं होते हैं, आपने वाहन भी ले रखा है, सब वाहन, लगभग 5000 अंत्येष्टि करा चुके। ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये प्रेरणा जन साहब क्या हुआ, हम लोग जब साथ ही बैठे थे, हमारे कुछ क्लाइंट थे, हमारे जान पहचान वाले थे, तो कुछ ऐसे समाज सेवा की बात कर रहे थे कि यार कुछ समाज के लिए कुछ करना है, तो क्या किया जाए। तो बाकायदा एक मीटिंग बुलाई अपन लोगों ने, और उसमें एक चर्चा की कि यार समाज क्या किया जा सकता है। तो उसमें एक ऐसा बिंदु निकल के आया कि यार जब किसी गरीब परिवार में मौत हो जाती है, और जिस परिवार में गरीबी रहती है, उनके पास पैसे नहीं रहते हैं, तो वो अपने घर का जो जेवर रहता है वो गिरवी रखते हैं और पैसे लाते हैं। और जब वो बाजार में गिरवी रखने जाते हैं तो वो अपना बिल्कुल सिर ढक के जाते हैं कि कोई देख ना ले कि घर पे लाश रखी है, उसकी अंत्येष्टि करना है, और वो संबंधित व्यक्ति बाजार में घूम रहा है। तो वो सिर ढक के अपने जेवर गिरवी रख के वो पैसे की व्यवस्था कर रहा था। तो ये वो झकझोर करने वाली घटना थी। ये लगा यार ये तो बहुत ही गलत होता है, ऐसा होता है। तो इस समस्या को खत्म करने के लिए हम सागर के जो कुछ समाज सेवी हैं उनके साथ में जुड़ के हमने ये संस्था बनाई, और उसके माध्यम से ये करते हैं। और
बहुत ही बड़ी संतुष्टि होती है। आज ही मैं जब सागर से इधर आ रहा था, सुबह में लेट हो रहा था, हम लोग का टाइम था कि 8:30 बजे निकलना है, लेकिन निकलना थे, हमारे दोस्त लोग बाहर आ गए थे। लेकिन इसी बीच में एक हमारे मैं खुद एक शमशान घाट का प्रभारी हूँ कोरेगांव का, तो कोरेगांव से एक व्यक्ति आया कि साहब हमारे लिए ऐसी ऐसी बात है, आप काटिए। तो मैंने सबका टाइम का और दोस्तों का ध्यान किए बिना मैंने खुद पहले उसको पर्ची बनाई, लकड़ी की व्यवस्था की, कफन की व्यवस्था की, मटकी की व्यवस्था की, जो भी पूजन सामग्री लगती है उसकी व्यवस्था की। उसके बाद में मैं निकला और चलिए एक आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आपसे, और जैसा भी आप जवाब देना चाहें। प्रश्न मेरा यह है कि राजनीति ऊंट की सवारी की तरह हो गई है, और वो जिस तरह ऊंट की सवारी करते समय लटके झटके आना चाहिए, राजनीति करते समय भी आना चाहिए, पर आप इतने सहज सरल और सामाजिक प्राणी दिख रहे हो मुझे। आप जोड़ दोगे राजनीति कैसे कर पाओगे आजकल का जो जमाना है? तो आपको लगता है कि एक इस तरह का व्यक्ति भी राजनीति में सफल हो सकता है, जिस तरह का आपका नेचर है, केवल व्यवसायिक लोगों की मदद करना, समाज सेवा करना, संघ के प्रति समर्पित रहना, भारतीय जनता पार्टी ने दायित्व दे दिया, काम कर दिया और फिर चुपचाप बैठे? मतलब मैं ये कह सकता हूँ बड़े लो प्रोफाइल हैं आप। क्या लो प्रोफाइल व्यक्ति को इस तरह से पार्टी टिकट देगी? क्या आपको लगता है कि कुछ लटके झटके जिस तरह के सागर में तो मैं देखता हूँ किस तरह की चल रहा है, अभी गोपाल भार्गव जी बोले कि मैं तो मुख्यमंत्री का दावेदार हूं, हालांकि नहीं बने, लेकिन जिस तरह के वहां बयानबाजी और ये सब चलता है, राजनीति होती है, आप बड़े लो प्रोफाइल हो उस राजनीति के अनुसार। थैंक यू, अच्छा लगा आपने जैसा मेरे बारे में समझा। बिल्कुल आपकी सोच सही है, आपकी समझ भी सही है मेरे बारे में। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो लटके झटके हैं ये तो हर कोई करता है। मुझे लगता है 95% लोग लटके झटके की राजनीति कर रहे हैं, या घर से निकलते साथ लटके झटके करते हैं। तो आजकल जो लटके झटके नहीं करते उनके लिए ज़्यादा स्कोप है, मैं तो ये मानता हूँ। और मुझे पता है कि बिना लटके झटके वाले लोग ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। और अभी तक मैं जो भी इधर आप पहुँचा हूँ तो बहुत नीचे वाले परिवार से आया हूँ, बहुत निचले स्तर से आया हूँ, इतना आगे पहुँचा हूँ तो बिना लटके झटके के पहुँचा हूँ, और आगे बढ़ूंगा तो भी बिना लटके। सुना है 3 विधानसभा क्षेत्रों में आपका आधार है अभी तो, आपका सुर्खी, नरियावली और सागर, किस तरह से है? आपने सही कहा, 3 विधानसभा क्षेत्र में हमारा इसलिए जनाधार है कि जो हमारा जो पैतृक गांव है हीरापुर, वो सुर्खी के बिल्कुल पास में है। तो वो सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में हमारे पिताजी वहाँ से सरपंच भी रहे, और आज भी हमारी हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, हीरापुर जाते हैं, और समय समय पर जो भी फंक्शन होते हैं उधर करते हैं। हमारा घर भी है, भाभी लोग भी उधर रहती हैं, मतलब रेगुलर आना जाना है, और अच्छा जो माहौल रहता है और अच्छे क्षेत्र में जो जान पहचान रहती है। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में अच्छी खासी जान पहचान है। तो एक तो सुर्खी हो गया जो एक अच्छा हम लोग को जनाधार उपलब्ध कराता है। दूसरा नरियावली विधानसभा क्षेत्र जो मैं मकरोनिया में निवास करता हूँ, और हम लोग बचपन से ही मकरोनिया में रह रहे हैं, वहीं शिक्षा दीक्षा पूरी हुई, तो मकरोनिया में तो होना ही है। मतलब नरियावली विधानसभा क्षेत्र में तो जनाधार स्वाभाविक है। उसके बाद में जब मैं सीए बन के आया, अपना ऑफिस डाला या प्रैक्टिस चालू की, तो फिर वो सागर विधानसभा क्षेत्र में की। वो 2 किलोमीटर का अंतर है दोनों में। तो जब मैं सागर में ये डाला तो स्वाभाविक रूप से सागर विधानसभा क्षेत्र में मेरे ज़्यादा कस्टमर हैं, ज़्यादा मेरे अप्रोच है, ज़्यादा पहचान है, तो उधर भी हमारा जनाधार है और इसका फ़ायदा मिलेगा। जनाधार की बात है तब हमारा तो पूरे जिले भर में हमारे पूरे क्लाइंट फैले हुए हैं, तो वो भी एक हमारे लिए अलग से एक एडिशनल फ़ायदा है जो लोग मेरे बारे में जानते हैं, और उसका भी हमें आगे फ़ायदा मिलना। मुझे चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बड़ौनिया साहब, और मैं उम्मीद करूंगा कि पार्टी आपके नाम पर विचार करे। तो ये थे आर.डी. बड़ौनिया साहब, ये सागर के जाने माने चार्टेड अकाउंटेंट हैं। 3 पीढ़ियां इनकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी में लगातार सक्रिय हैं। आपने देखा बड़े सीधे, सहज, सरल और सामाजिक सरोकारों से वास्ता रखने वाले हैं। राजनीतिक उठापटक और ये जो आजकल लटके झटके हैं उनसे दूर हैं, लेकिन इन्हें अंदर से भरोसा है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी में बदलाव हुआ है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को ढूंढकर आगे लाने की पद्धति शुरू की है, हो सकता है कि उसमें उनका नाम आ जाए। और यही कारण है, और यही सोचकर उन्होंने अपना बायोडाटा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय तक पहुंचाया है कि लोकसभा चुनाव में यदि उनको टिकट दिया जाता है तो वे तमाम सारी नीतियां बनाने में, तमाम आर्थिक मुद्दों पर सरकार की भी मदद कर सकते हैं और संगठन की भी मदद कर सकते हैं। आपको हमारा ये इंटरव्यू पसंद आया, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें खबरें आपको बिल्कुल लीक से हट के मिलेंगी। धन्यवाद।